हेलो लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन हम एक डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं। एक्चुअली आपकी बुक्स में क्या दिया होता है कि कोई भी एक प्रेपोजिशन बता दिया जाएगा लाइक इन, और आपको बताया जाएगा कि इन कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में यूज़ होता है। ठीक है। अब जब आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने के लिए बैठते हैं उन रूल्स को पढ़ने के बाद, तब क्या होता है कि जो ब्लैंक्स ऐसे हैं जहाँ पे वो रूल एग्जैक्टली आके फिट हो रहा है, वो ब्लैंक्स तो आप फिल कर देते हैं, आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन में ट्विस्ट आते ही, थोड़ा सा नयापन आते ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि ये मैं अब किससे पूछूं। रीज़न क्या है? आपने सिर्फ रूल पढ़ा, आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा। ठीक है। बुक से आपको रूल पता चल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। और उस मेहनत में आपका साथ देने के लिए मैं आपके साथ हूँ। आई एम गीता चुग। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद गीता मैम। तो आज हम प्रेपोजिशन करेंगे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हुए, ताकि सिचुएशन चेंज होते ही हमें पता हो कि इस सिचुएशन में कैसे हमने इसको डिफरेंट प्रेपोजिशन से फिल करना है, या फिर क्या सोल्यूशन है, क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे काम कर रहा है। ठीक है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेटमेंट विच आई हैव रिटन हियर एंड इट इज़ ऑलरेडी सॉल्व, बिकॉज ये हमारे स्पोकन में यूज़ आता है, हम सब लोग बोलते हैं, तो मुझे पता है कि ये आप इजीली कर लोगे। सो आई हैव जस्ट रिटन हियर आई लिव इन इंडिया। ठीक है। देन आई हैव रिटन आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन जयपुर। ठीक है। अब आपकी बुक्स में जो रूल लिखा हुआ मिलता है उसमें आपको क्या मिलता है कि इन केस ऑफ लार्जर प्लेस, आपकी बुक्स में लिखा होता है कि इन केस ऑफ लार्जर प्लेस आप इन यूज़ करेंगे एंड इन केस ऑफ स्मॉलर प्लेस आप एट यूज़ करेंगे। ठीक है। ये आपने बुक में रीड कर लिया। अब आपके पास में जब यहाँ पे इंडिया आया, तब तो आपने बड़े आराम से इन यूज़ कर दिया, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया तो बहुत बड़ा है। अब राजस्थान आया तो चलो तब भी मान लो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हुई, क्योंकि आपको लगा कि राजस्थान भी बड़ा है, इन आपने यूज़ कर दिया। लेकिन जब आप जयपुर बोल रहे हैं, मैंने देखा है बहुत से बच्चे बताते हुए 10 टाइम्स दे जस्ट मीन्स दे जस्ट गेट कन्फ्यूज कि क्या बोलूँ, आई लिव इन जयपुर या आई लिव एट जयपुर, है ना बच्चे। बिकॉज हमने ये पढ़ रखा है कि स्मॉलर प्लेसेस के आगे एट आता है और लार्जर प्लेसेस के आगे इन आता है। ठीक है। अब इस रूल को अप्लाई कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? वो कॉन्सेप्ट ये है बच्चे कि जब आपके पास में कंपैरिजन के लिए दो प्लेसेस होंगे, तभी आप कंपैरिजन करेंगे ना, है ना। आप लार्जर स्मॉलर कैसे बताएंगे अगर आपके पास में लार्जर या स्मॉलर कंपैरिजन के लिए दो प्लेसेस हैं ही नहीं। सो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि व्हेन यू हैव टू प्लेसेस फॉर कंपैरिजन, ठीक है, जब आपके पास में टू प्लेसेस हों, तब आप कंपेयर कर सकते हैं कि इनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान। अब यहाँ पे राजस्थान से पहले मैंने इन यूज़ किया है, बिकॉज मेरे पास में दो प्लेसेस हैं एंड आई कैन ईजिली कंपेयर देम कि इन दोनों में से राजस्थान जो है वो लार्जर एरिया है इन कंपैरिजन टू जयपुर। तो मैंने यहाँ इन यूज़ किया, यहाँ एट यूज़ किया। ठीक है। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है रूल देख के, बिकॉज आप कंपैरिजन तभी करोगे जब आपके पास में टू प्लेसेस हैं। ठीक है। यहाँ पे जयपुर छोटा है बड़ा है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक सिंगल प्लेस ही मेंशन कर रहे हो, चाहे वो इंडिया बोल रहे हो आप, या फिर आप सिंगल राजस्थान बोल रहे हो, या जयपुर, या एनी स्टेट एनी सिटी, जब आप सिर्फ वन प्लेस का नाम बता रहे हो, तब आप बिना किसी डर के, बिना हिचकिचाहट के, you can say that I live in India, I live in Rajasthan, I live in Jaipur, I live in Delhi, whatever. ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब यहाँ पे देखें, I live in अम्बेडकर कॉलोनी। अब मैंने यहाँ पे एक कॉलोनी का नाम लिख दिया। अगर मुझे ये नहीं बताया गया कि कंपैरिजन दो प्लेसेस के साथ में होगा, और अगर सिंगल प्लेस है तो आप इन ही लगाओगे, तो मैं इसको नहीं कर सकती, और डेफिनेटली आई विल राइट दैट आई लिव एट अम्बेडकर कॉलोनी। करते हैं बच्चे, लिखते हैं वो एट,
अपनी कॉलोनी के नाम से पहले, बिकॉज उनको लगता है कि हमने पढ़ा था रूल बुक में कि स्मॉलर प्लेसेस से पहले एट लगता है। बट बच्चा स्मॉलर के लिए कंपैरिजन तो हो, तभी आप बोलोगे ना कि ये उस प्लेस से छोटा है ना। यहाँ पे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपली बता रहे हो कि आप अंबेडकर कॉलोनी में रहते हो, देन व्हाई डू यू यूज एट। फाइन, यहाँ पे आप इन ही यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में जो एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हमने डाल दिया है। आई लिव अंबेडकर कॉलोनी जयपुर। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इसका आंसर ज़रूर सही करेंगे। आई होप कि आप सबने सोच लिया होगा इसमें क्या आना चाहिए। नाउ आई जस्ट हेल्प यू टेल द राइट आंसर। यहाँ पे आएगा अंबेडकर कॉलोनी और जयपुर के कंपैरिजन के बाद में मुझे पता चलेगा कि बिकॉज दिस इज़ अ स्मॉलर प्लेस सो आई यूज़ एट हियर, एंड इन केस ऑफ जयपुर आई मस्ट यूज़ इन। ठीक है, सो इट इज़ डन। यहाँ पे हम एट फिल करेंगे और यहाँ पे हम इन फिल करेंगे। अब ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि स्मॉलर्स के लिए कोई और प्लेस तो हो कंपैरिजन के लिए, लार्जर बताना है तो कोई और प्लेस तो हो कंपैरिजन के लिए। अदरवाइज इफ़ यू हैव वन सिंगल प्लेस टू टेल देन इन इज़ यूज्ड। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास में केस है, माई हाउस इज़ ऑन नेहरू स्ट्रीट। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि माई हाउस इज़ ऑन नेहरू स्ट्रीट। ठीक है, अब मैंने ऑन क्यों यूज़ किया? अभी तो मैंने बताया था कि सिंगल प्लेस यूज़ करते हैं तब हम इन लगाते हैं। तो बच्चा आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस इज़ अ फिक्स प्रेपोजिशन। क्या है इसके पीछे रूल? क्या ये कहता है? ये कहता है कि ऑन का यूज़ होता है बिफोर द नेम ऑफ अ स्ट्रीट। अब हम रीड कर लेते हैं लेकिन हम फिर भी पूरा नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है। गौर से देखिए, इट इज़ गिवन बिफोर द नेम ऑफ अ स्ट्रीट। जब आप स्ट्रीट का नाम बता रहे हैं तब उससे पहले आप ऑन यूज़ करेंगे। इट इज़ अ फिक्स प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे एक्चुअली ऑन क्यों यूज़ होता है, इसको डाइजेस्ट करना हमें मुश्किल लगता है, तो मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जब हम बोलते हैं ना कि ऑन नेहरू स्ट्रीट, तो इसका मतलब होता है कि सड़क के किनारे, बाय द साइड ऑफ और बिसाइड द रोड। ठीक है, अब देखो जो सड़क का एरिया है, ठीक है, इस एरिया, इनका मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ही इज़ प्लेइंग इन द पार्क। इन द पार्क मीन्स पार्क एक एनक्लोज्ड एरिया हो गया, है ना, और उस एरिया के अंदर अंदर बच्चे कहीं खेल रहे हैं इन द पार्क, इन दैट एनक्लोज्ड एरिया। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इन नेहरू स्ट्रीट बोलोगे ना, तब क्या होगा? ये देखो, ये मान लो मैंने यहाँ पे स्ट्रीट यहाँ पे फॉर्म की, लाइक इफ़ आई फॉर्म अ स्ट्रीट हियर, कि ये एक सड़क है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर घर बने हुए हैं ऐसा तो नहीं है ना, बाय दी साइड ही बनेंगे, रोड के किनारे पर ही बनेंगे ना, है ना। सो इसलिए ये बाय द साइड ऑफ या बिसाइड के सेंस में यहाँ पे ऑन यूज़ होता है। माई हाउस इज़ ऑन नेहरू स्ट्रीट। ठीक है, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आए हैं फिर से आपके लिए। अब मैं आपको देती हूँ 10 सेकेंड्स का टाइम, आप सोच लीजिए कि इसमें क्या आना चाहिए। आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। लेट्स सी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। यहाँ पे इन आएगा। क्यों आएगा इन? क्योंकि अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात स्ट्रीट के साइड पे, बाय द साइड ऑफ या बिसाइड की नहीं है। देखो, जब हमने हाउस की बात की थी, माई हाउस इज़ ऑन या शॉप इज़ ऑन, तब सड़क का जो ये एरिया है, ठीक है, ये रोड है, ठीक है। अब इस रोड के अंदर यहाँ पे नहीं बना होता है घर, बाय द साइड ऑफ होता है, इसलिए इसको ऑन द रोड बोलते हैं। ठीक है, ऑन द नेहरू स्ट्रीट, ऑन नेहरू स्ट्रीट। ठीक है, लेकिन जब बच्चे खेलते हैं तब वो तो इसी एरिया में खेलते हैं ना, तो पार्क के जैसे, जैसे हम पार्क के केस में यूज़ करते हैं कि इन द पार्क, है ना, वैसे ही अगर हम स्ट्रीट की बात कर रहे हैं और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं तो डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन की।
माई सन इज़ एट स्कूल। अब हमारी जो बुक्स हैं वहाँ पे रूल दिया होता है कि टू टेल द लोकेशन एट इज़ यूज्ड, ठीक है, और वी कैन से दैट बिफोर द लोकेशन एट इज़ यूज्ड, ठीक है। हमने यहाँ पे रूल फॉलो किया और स्कूल हमें बताया गया कि बच्चा जो है वो स्कूल में है, लोकेशन उसकी क्या है, स्कूल है, तो हमने यहाँ एट लिख दिया, करेक्ट। माई फादर इज़ एट ऑफिस। सिमिलरली फादर की लोकेशन अभी क्या है कि फादर जो है वो ऑफिस में है, ठीक है। आपने लोकेशन के लिए एट यूज़ करना है, हमने भी यहाँ पे एट यूज़ कर दिया। अब मान लो कि आप अपने फादर से मिलने फादर के ऑफिस गए, ठीक है। अब वहाँ पे जाकर अपने पूछा कि वेयर इज़ माय फादर, ठीक है। आपने पूछा वेयर इज़ माय फादर, तो आपको जो रिप्लाई मिलेगा वो मिलेगा योर फादर इज़ इन हिज ऑफिस, अगर वो बॉस है वहाँ पे। अगर एम्प्लॉय है तो हो सकता है कि वो अपने कैबिन में हो, इसलिए बताया जाएगा कि योर फादर इन हिज कैबिन। अब आप वहाँ सोचोगे कि लोकेशन के लिए मैं तो एट यूज़ करती हूँ और यहाँ पे ये जो मैम है ये मुझे बता रही हैं कि इन हिज ऑफिस। तो बच्चा यही तो डिफरेंस है ना, बुक को पढ़ के रूल समझने में और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, यही डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए अभी क्या हुआ कि आपने जब ऑफिस बोला कि माय फादर इज़ एट ऑफिस, और यहाँ पे जब आपको रिप्लाई मिला कि योर फादर इज़ इन हिज ऑफिस, तब इस केस में आपके फादर ऑफिस के एक डेफिनेट एरिया में हैं, एक एनक्लोज्ड स्पेस में हैं। वो अपने ऑफिस में हैं या अपने कैबिन में हैं, वो एक डेफिनेट एरिया है, एक एनक्लोज्ड स्पेस है जहाँ पे वो हैं। डेफिनेट एरिया तो ऑफिस भी है, लेकिन यहाँ पे इनके केस में बात होती है एनक्लोज्ड स्पेस की, ठीक है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि लोकेशन के लिए हम एट यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वही लोकेशन एनक्लोज्ड स्पेस बन जाती है तब हम इन यूज़ करते हैं। फाइन। अब देखिए अगर बच्चा स्कूल में है तो हमें बोला गया कि माय सन एट स्कूल, लेकिन अगर वो लाइब्रेरी में है तो हम क्या कहेंगे कि इन द लाइब्रेरी, ठीक है। और अगर वो प्लेग्राउंड में है तो हम बोलेंगे कि ही इज़ इन द प्लेग्राउंड, ठीक है। इस तरह से हमने अलग अलग सिचुएशन ट्राई करते हुए प्रेपोजिशन का सही यूज़ करना सीखना है, ठीक है। और एक बार हम इस तरह मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखेंगे तो डेफिनेटली हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि हर सिचुएशन में हम करेक्ट आंसर देने के लिए अपने आप को क्वाइट एबल पाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि इन जो है ये इनक्लोज्ड स्पेस के लिए यूज़ होता है। ही इज़ स्विमिंग इन द पूल, जैसे अभी मैंने बोला था द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, है ना। तो पार्क जिस तरह से एक एनक्लोज्ड स्पेस है, उसी तरह से पूल जो है ये भी एक एनक्लोज्ड स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर क्वेरी करते हैं, वो क्वेरी क्या होती है कि सर या मैम इसमें इनटू क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमने ये सुना है कि इनटू मोशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है माई ग्रैंडफादर इज़ वॉकिंग इन द गार्डन। अब ग्रैंडफादर भी तो वॉक कर रहे हैं, मोशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनटू क्यों नहीं यूज़ हुआ? इसका जवाब आपको अगली स्लाइड में मिलेगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे मैंने कंपैरिजन सेट किया है इन और इनटू का, जिसको देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। जब हमने बोला ही इज़ स्विमिंग इन द पूल, तो वो पर्सन एक एनक्लोज्ड स्पेस में है और वो जो भी एक्शन कर रहा है उस एनक्लोज्ड स्पेस के अंदर कर रहा है। पोजीशन इज़ नॉट चेंज, ठीक है। पूल के अंदर वो पर्सन कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो उस पूल के अंदर ही एक्टिविटी कर रहा है जो भी कर रहा है, ठीक है। दैट पर्सन इज़ इन द पूल। फाइन, ही इज़ इन एन एनक्लोज्ड एरिया। फाइन। अब ग्रैंडफादर वॉक कर रहे हैं गार्डन में, वॉक करते करते वो एक्सरसाइज करने लग जाएं, चाहे वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, है ना, तो ये थोड़ी है कि उनका पोजीशन चेंज हो रहा है या मूवमेंट चेंज हो रहा है तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे इन नहीं आना चाहिए। कई जगह बुक्स पे लिखा होता है कि इन इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ एट रेस्ट। गलत है ये। अगर बुक्स आपके बैग में हैं तो आपको बहुत अच्छे से बताया जाता है दैट बुक्स आर इन द बैग, ठीक है, क्योंकि बुक्स बैग के अंदर हैं, है ना। तो आप इन एग्जाम्पल से क्या समझते हो कि जब कोई चीज़
किसी चीज़ एनक्लोज्ड एरिया के अंदर है और एट रेस्ट है तभी इन यूज़ होता है। नहीं बच्चे, इन उस एरिया के अंदर रहते हुए आप कुछ भी कर रहे हैं, इन ही यूज़ होगा। ठीक है, जब आप उस एरिया के बारे में बता रहे हैं तब वहाँ पे इन ही यूज़ होगा। सो इन द पूल, इन द गार्डन इज करेक्ट। अब मूवमेंट की बात करते हैं कि मूवमेंट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम वन सरफेस और प्लेस टू द अदर। कि मैंने किस लिए लिखा है? कि मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि मूवमेंट एक्चुअली होता क्या है। चलना या तैरना मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है लेकिन एक एनक्लोज स्पेस के अंदर है। इनटू किस मूवमेंट के रेफरेंस में यूज़ करना है वो बताने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम वन सरफेस टू दी अदर। देखिए एग्जाम्पल है माई फ्रेंड जम्प्ड इनटू द पूल। अब जब आपका फ्रेंड जो पूल के बाहर खड़ा है वो पूल के अंदर जंप कर रहा है तब सरफेस चेंज हो गया। ठीक है, उसका बॉडी मोशन में आया और उसने जंप किया अंदर की तरफ। अब अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंज करूं कि माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू जंप द पूल, तब इस ब्लैंक में क्या आएगा? इनटू ही आएगा, बिकॉज आप जब भी जंप करेंगे तो आपका सरफेस चेंज होगा। अनदर एग्जाम्पल, पॉर सम मोर वाटर इनटू माई ग्लास। अब आपके ग्लास में अगर पानी है तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव सम वाटर इन माई ग्लास। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं प्लीज़ ऐड सम मोर वाटर और पॉर सम मोर वाटर, तो आप बोलेंगे इनटू माई ग्लास, बिकॉज वो पानी जहाँ से भी आएगा किसी भी कंटेनर में है वो आपके ग्लास में आएगा। सरफेस चेंज हो रही है, मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे, ये मूवमेंट है, इसमें इनटू यूज़ करना है हमने। ठीक है, अगर आप बैठे बैठे गिलास हिला रहे हैं, पानी हिल रहा है, तो आप इनटू थोड़ी यूज़ करेंगे, वो उस एनक्लोज्ड एरिया के बीच में है। इट इज़ अ ट्रुथ एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। आगे बात करते हैं। शी वॉन्टेड टू बोर्ड इन टू द बस बट शी कुडंट। ठीक है, शी कुडंट डू इट। अब बस में चढ़ना जो है, बस में चढ़ने के लिए यूज़ होता है ये वर्ड। तब भी आप ग्राउंड से बस के अंदर गए, सरफेस चेंज हुआ, मोशन आया, इनटू यूज़ हुआ। इस रेफरेंस में इनटू यूज़ होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आई टोल्ड माई अंकल टू सिट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि द आर्म चेयर, इस केस में दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करते हैं कि ऑन आएगा या इन आएगा। बेटा मैं वही केसेस को लेके चल रही हूँ जहाँ मुझे पता है बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, बिकॉज आप बुक्स रीड करते हैं जहाँ पे लिमिटेड एग्जाम्पल हैं, आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू गिव यू अ कंप्लीट गाइड, अ कंप्लीट हेल्प। फाइन, सो आई टोल्ड माई अंकल टू सिट। इस केस में बिकॉज यहाँ पे आर्म चेयर दिया हुआ है, आप इन लिखेंगे। आर्म चेयर समझते हैं आप? ऐसी कुर्सी जिसके दो हैंड होते हैं साइड पे, जहाँ पे अपने आप हैंड को रेस्ट करवाते हैं या अपना हैंड प्लेस करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं आर्म चेयर, जिसकी दो आर्म्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। अगर आपने अपने ब्रदर को बोला है आई टोल्ड माई ब्रदर टू सिट ऑन द टेबल, अब ये टेबल है, टेबल के ऊपर आपका ब्रदर बैठेगा तो एक वो सरफेस को कवर, सरफेस है ऑन द टेबल, टेबल का जो सरफेस है वो ओपन है, वो एनक्लोज्ड नहीं है। लेकिन यही नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे, आप जब हमने आर्म चेयर बोला है तो उन आर्म्स की वजह से एक लिमिटेड स्पेस हो जाता है हमारे बैठने के लिए, एंड दैट इज़ एन एनक्लोज्ड स्पेस। ठीक है, आप चेयर पे बैठते हैं जब आप एक तरफ फेस करके बैठ सकते हैं, अगर आपको दूसरी तरफ फेस करना है तो आपको चेयर भी रोटेट करना पड़ेगा, चेयर को घुमाना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। लेकिन आप टेबल पे बैठते हैं, आप किसी भी तरफ फेस कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट एन एनक्लोज्ड स्पेस। आप बड़े आराम से वहाँ पे बैठे हैं, आप बड़े आराम से आप वहाँ पे बैठ के अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। कभी आप इस साइड बैठ सकते हैं, इस तरफ या इस तरफ, किसी भी तरफ आप फेस करके बैठ सकते हैं, है ना। टेबल को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे चेयर के केस में क्या है, अगर आप आर्म चेयर बोल रहे हैं, इट हैज़ एनक्लोज्ड स्पेस, आपको उसके अंदर बैठना है, उस स्पेस के अंदर। दैट्स वाई इन इज़ यूज्ड हियर, एंड इन केस ऑफ टेबल ऑन इज़ यूज्ड हियर। ठीक है, इन द आर्म चेयर, स्पेसिफिकली जब आपको आर्म चेयर दे दिया तब तो आप इन ही यूज़ करेंगे। बट हाँ, ऐसी चेयर जो ओपन है, जिसकी आर्म्स नहीं है, उस केस में आप ऑन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सोफ़ा की। ठीक है, सोफ़ा होता है घर में, आपके घर में गेस्ट आया, आप उसको क्या बोलोगे? प्लीज़ सिट ऑन द सोफ़ा या इन द सोफ़ा?
अब ये रूल पढ़ोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि हमें पता है कि इन जो है वो एनक्लोज्ड स्पेस के लिए होता है। तो अगर आप सिंगल सोफ़ा ऑफर कर रहे हो उस पर्सन को, तो डेफिनेटली वो एक लिमिटेड स्पेस में बैठ पा रहा है, उस केस में आप इन बोलेंगे। लेकिन अगर आपके घर में एक बहुत लॉन्ग सोफ़ा है, या फिर थ्री पर्सन कैन सिट, ऐसा सोफ़ा है आपके पास में, ठीक है, बड़ा सोफ़ा है जिसको बोलते हैं, 3 सीटर है, तब आप उस पर्सन को बोलेंगे सिट ऑन द सोफ़ा, बिकॉज आर्म्स जो है वो काफ़ी दूर हैं और एक वो लिमिटेड स्पेस नहीं है। द पर्सन कैन सिट इन द मिडिल और टू द राइट और टू द लेफ्ट, कहीं पे भी वो बैठ सकता है, ठीक है, एनक्लोज्ड स्पेस में नहीं है वो। तो यहाँ पे सोफ़ा के केस में इन ऑन दोनों यूज़ होते हैं। आपको वाइसली यूज़ करना है और आप अब यूज़ कर पाओगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अगर आप सिंगल सोफ़ा में पर्सन को बैठने को बोल रहे हैं, तब आप बोलेंगे प्लीज़ सिट इन द सोफ़ा, एंड इफ इट इज़ एन ओपन वन, मीन्स इट इज़ अ वाइड वन, लॉन्ग वन, देन आप बोलेंगे प्लीज़ सिट ऑन द सोफ़ा।